साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर बड़ी दोपहरी में फिर तो स्वागत करो सुना जो के अंदर एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले हो आ रहे हैं स्वाद। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है आज से यानी कि 18 मई से एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं हैं दोबारा से स्टार्ट होगी हैं और आज से क्या नया पैटर्न एसएससी ने फॉलो करना शुरू किया है यानी कि 18 मई से आप लोगों के जो हिंदी के अंदर जो पुलिस शब्दावली आने लग रही थी उसके अंदर क्या कुछ परिवर्तन किया है, ठीक है, और किस तरीके के प्रश्न आप पूछे जाने लग रहे हैं वो प्रश्नों की मैं एक क्लास आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा आगे जिनका 19 तारीख को पेपर है या फिर आज भी 18 की तीसरी शिफ्ट के अंदर पेपर, क्योंकि पहली जो दो शिफ्टें हैं उन्हीं के आधार पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं कि इस तरीके के प्रश्न है आपके आने लग रहे हैं, ठीक है। तो जिनका आगे 19, 20, 21, 22 आगे इन दिनों के अंदर पेपर है तो वो साथी इस टाइप के प्रश्नों को जरूर कर जाएं। इसके अलावा जो एसएससी जीडी के अंदर जो नई हिंदी आने लग रही है इन प्रश्नों की मैंने एक मतलब इन क्लासों की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है एसएससी जीडी हिंदी के नाम से, ठीक है, आप लोग वहां से भी कर सकते हो इनको। इसके अलावा अगर आपको मैथ रीजनिंग भी पढ़ना है साथ के साथ तो आप अपने चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर जाओगे आपको मैथ रीजनिंग की क्लासों की प्लेलिस्ट भी दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया या और भी 2-3 टॉपिक है जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत थी, ठीक है, आज एक ट्रेन रिलेटेड जो टॉपिक है उसकी क्लास भी आएगी। तो जो साथी अपने डाउट मिटाना चाहते हैं, कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वो ये क्लास से भी देख सकते हैं। और इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, टेलीग्राम सभी को पता ही जॉब्स टारगेट के नाम से मिल जाएगा। आप लोगों को 2,62,000 सब्सक्राइबर मिले, मेरी फोटो लगी मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लेना। उधर आपको इसकी पीडीएफ भर्तियों से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रिजल्ट वगैरह सारे उधर ही मिलते हैं। पहला प्रश्न हमारे लिए क्या है, आओ आओ पार्थ आओ। पहला प्रश्न हमारे पास इस तरीके का एक आप लोगों से शब्दार्थ टाइप का प्रश्न पूछेगा। देख लो हिंदी है लेकिन घूमती गेम चले ने गेम घुमा रखा है हिंदी लेकिन आप लोगों को इंग्लिश दिखाई देगी, ठीक है। सीमांकन का पारिभाषिक शब्द क्या है यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया भाई। देखो सीमांकन का मतलब क्या होता है, सीमा बनाना, ठीक है। जैसे भाई आपने ये प्लाट है आपका, आपने इस प्लाट की बाउंड्री बना दी, सीमा बना दी, ठीक है। और बाउंड्री जो बनाते सीमा बनाते उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्क करना, ठीक है। भाई आपकी बाउंड्री जहां पर बनती है आप उस जगह को मार्क कर दो यानी चिन्हित कर दो। तो मार्क से ही आपका ये बन जाएगा क्या, डीमार्केशन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी फॉर डीमार्केशन यानी सीमांकन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डीमार्केशन बोलेंगे। इस तरीके के प्रश्न है एसएससी वाले पूछने लग रहे हैं। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, अबेटमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, अबेटमेंट। देखो इसको याद रखने की सिंपल सी टेक्निक होती है भाई आप लोगों को। देखो अबेट के अंदर क्या हो गया, बेट। बेट का मतलब क्या होता है, जुआ खेलना। जो तुम आईपीएल के अंदर नहीं डेली बेट खेलते हो, ये ले 100 रुपए आज आरसीबी जीतेगी, ये ले 500 रुपए आज पंजाब किंग्स जीतेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो तुम ये जुआ खेलते हो, जुआ खेलने के लिए तो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, पैसे होते तो एसएससी की तैयारी के अंदर थोड़े ना घुसते, जुआ खेलते आराम लोग आराम से, ठीक है। तो आपके पास क्या पैसे की कमी है तो अबेटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कमी। इस तरीके के प्रश्न भी आने लग रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। अगला प्रश्न आता है, जब पुलिस किसी आरोपी को जेल यानी कि जुडिशियल कस्टडी की बजाय, ठीक है, अपनी कस्टडी में पूछताछ के लिए मांगती है तो उसे क्या कहते हैं। देखो जो पुलिस किसी भी व्यक्ति को अगर कस्टडी में लेती, कस्टडी का मतलब क्या होता है, हिरासत में लेना, वो दो तरीके से होता है। दो तरीके से कैसे आपको मैं शब्द होता है, एक तो बोलते हैं डिटेंशन। डिटेंशन आप लोगों ने सुना, डिटेन कर लिया गया है, ठीक है, डिटेंशन। डिटेंशन हो गया आपका, कस्टडी हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे कौन सी वाली कस्टडी, पुलिस कस्टडी। इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। डिटेंशन का मतलब होता है और पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि पुलिस ने जांच के लिए आपको है थाने के अंदर बुलाया है, ठीक है, या फिर आप कोई दंगा फसाद करने लग रहे थे, भीड़ को भड़काने लग रहे थे, इसलिए पुलिस ने आपको थोड़ी देर के लिए हिरासत में ले लिया है। इसी को हम लोग पुलिस कस्टडी या डिटेंशन बोल देते हैं। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई, ठीक है। अगर आपको पूछताछ के लिए भी लेना है जो भी है, ठीक है। और अब मान लिया आपने कोई कांड कर दिया, ठीक है, और कांड करने के बाद क्योंकि कर्म तो सारी दुनिया करती है, तुम कांड करो, कांड करोगे तभी तो तुमको मानेंगे कि तुम राजा हो, यही तो राजा की मेंटेलिटी होती है। तो जैसे ही तुमको कोर्ट के अंदर पुलिस पेश करेगी तो पुलिस बोले कि हमें तो इसको पुलिस रिमांड पे चाहिए। रिमांड सुना होगा भाई, पुलिस ने लिया रिमांड। रिमांड का मतलब क्या है, उससे पूछताछ करना। कानूनी कार्रवाई के तहत तो पूछताछ करना है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के तहत हमारे इसका पटा धड़ देसी, ठीक है, ये होता है पुलिस की कार्रवाई का मतलब। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुलिस रिमांड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर पुलिस किसी भी आरोपी को जेल की बजाय, जेल अलग है, जेल का डिपार्टमेंट ही अलग होता है,
ड्रेस वो भी पुलिस की तरह पहनते हैं, लेकिन उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। पुलिस डिपार्टमेंट और जेल डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो जेल के अंदर कब डाला जाता है, जब क्या होता है भाई, पुलिस कस्टडी की सारी पूछताछ होगी है, ठीक है, अब इसके ऊपर आरोप सिद्ध करने हैं तो उसको जेल में डाला जाता है, पुलिस कस्टडी अलग है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, पुलिस विभाग में जब किसी बच्चे या गुमशुदा व्यक्ति की खोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है तो उसे अक्सर क्या नाम दिया जाता है। जो हरियाणा वाले बच्चे उनको पता भी होगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर जैसे पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं जब भी पुलिस का एग्जाम होता है, तो उन साथियों को पता भी होगा कि ऑपरेशन मुस्कान, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुस्कान नाम किसका होता है, छोटे बच्चों की मुस्कान क्या होती है, बड़ी ही प्यारी होती है, ठीक है। तो यानी कि जो ऑपरेशन मुस्कान वो किससे बिलोंग करेगा, जब भी किसी बच्चे या जो गुमशुदा कोई व्यक्ति अगर हमें उसकी तलाश करनी है तो उसके लिए जो ऑपरेशन चलाएंगे उस ऑपरेशन का क्या नाम होगा, ऑपरेशन मुस्कान। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर जारों को खदेड़ना है पुलिस को, जार किसको बोलेंगे जी, जार ऐसा नर जो कि मादा के पीछे पीछे घूमता है, ऐसे 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 कैसे जी, समझ में नहीं आया। जार ऐसे व्यक्ति को बोलते, जैसे मान लिया सामने से एक मादा आ रही है, जार ऐसे जारी मारता जाने लग, हाय रे मादा स्वाद सा गया, इतनी सुथरी, ठीक है, इसको जारी मारना बोलते हैं। ये बैड कैरेक्टर है, ये बैड नेचर ऑफ वुमन, ठीक है। और फिर मान लिया चलो जारी मारी, ओके ठीक है भाई, हर किसी को कोई लड़की सुंदर लग सकती है। उसके बाद अरे कम से कम एक पर तो टिक, फिर दूसरी कोई सुंदर लड़की आ गई, अरे उसने तो मैं भूलेगा कौन थी, यह विश्व सुंदरी है, इसको जारी मारना बोलते हैं। और जारों को खदेड़ने के लिए पुलिस ऑपरेशन चलाती है, उसका नाम होता है ऑपरेशन दुर्गा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन दुर्गा। पुलिस की नजरों में जो जार होते हैं वो राक्षस के समान होते हैं, और उस केस में पुलिस क्या होती है, दुर्गा माता का रोल निभाती है, तो उसको ऑपरेशन दुर्गा बोलेंगे। तो इस चीज को भी अच्छे से याद रखना। ओके जी, अगला प्रश्न आता हमारे पास, थाना स्तर पर सभी आपराधिक रिकॉर्ड और अपराधियों की जानकारी रखने के लिए कौन सा रजिस्टर है सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये बताओ भाई। जितने भी आपराधिक रिकॉर्ड है और अपराधियों की जानकारी है, जैसे मान लिया भाई अब कोई भी कांड होता है, जैसे मान लिया अगर आप हिस्ट्री शीटर हो, हिस्ट्री शीटर का मतलब समझते हो, हिस्ट्री शीटर का मतलब है आपने पहले कोई कांड किया हुआ है, ठीक है, या फिर आप लोग जेल के अंदर रहे हुए हो, किसी भी कांड के केस में कुछ भी लगा लो, तो उस केस में होता है, जैसे मान लिया आपके इलाके के अंदर कभी भी कोई गोली चल गई, फायरिंग होगी, कुछ भी हो गया, उस केस में सबसे पहले आपको किया जाएगा, क्योंकि आप हिस्ट्री शीटर हो, आपकी पुरानी कुंडली, आप जेल के अंदर रहे हो, तो पुलिस को आपको मतलब शक होता है कि 99% चांस है इसी व्यक्ति ने कांड किया मिलेगा, ठीक है। तो उनका जो रिकॉर्ड है वो किस रजिस्टर के अंदर रखा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये रखा जाता है विलेज क्राइम हिस्ट्री या अपराध रजिस्टर, यानी ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर क्या है, देखो विलेज क्राइम हिस्ट्री का मतलब है, विलेज का मतलब क्या होता है, गांव, ठीक है, और विलेज से विलन भी बनता है। विलन का मतलब ही क्या होता है, विलन का मतलब होता है जो मतलब कि जैसे फिल्मों के अंदर आप देखते हो विलन, ठीक है, जो नेगेटिव रोल है, नकारात्मक रोल है, उसको एक हीरो होता है, एक विलन होता है, उसका अपोजिट, ठीक है। तो विलेज क्राइम हिस्ट्री हम लोग उसको बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, किसी अपराध स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाली पुलिस गाड़ी या आपातकालीन वाहन को क्या कहा जाता है। देखो पहले तो उसका नाम होता था पीसीआर, आप लोगों ने सुना भी होगा पीसीआर। पीसीआर का मतलब क्या होता है, पीसीआर का मतलब होता है नॉर्मल पुलिस कंट्रोल रूम, ठीक है, पीसीआर पुलिस कंट्रोल रूम, और एक पीसीआर की वैन होती है, ठीक है, यानी पुलिस कंट्रोल रूम से संकेत मिलता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे फला फला जगह है, कोई कांड हो गया, वहां पर अपनी वैन लेके जाओ। लेकिन वर्तमान सिचुएशन के अंदर है उसको ईआरवी से रिप्लेस कर दिया गया है। ईआरवी का मतलब होता है इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। जो आप लोगों ने देखी होगी डायल 112 की जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आपकी ईआरवी हैं, ठीक है। अगर आपके कोई भी चोट फेट लग जाए, कोई रोड के ऊपर लूटपाट मचाता, कुछ भी करता है, तो ऐसे केस के अंदर आपको किसके ऊपर, डायल 112 के ऊपर फोन करना है। तुरंत प्रभाव से कोशिश रहती है कि 10 से 15 मिनट के अंदर जो भी आसपास की आपकी ईआरवी है यानी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल वो आपके पास पहुंच जाए और आपको अपनी सेवाओं का लाभ दे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, और आजकल तो भाई मोदी जी ने बोला है ना तेल का यूज नहीं करना, तो क्या पता ईआरवी पहुंचने में थोड़ा टाइम भी लगा दे, ठीक है, क्या पता अब वो गाड़ी की बजाय साइकिल से आए, ऐसा भी तो हो सकता है। यदि पुलिस किसी वीआईपी या महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए सुरक्षा घेरा प्रदान करती है तो उसे क्या कहते हैं भाई। कोई मान लिया कोई वीआईपी, जैसे मान लिया मोदी जी अपने शहर के अंदर आते हैं, किसी भी शहर के अंदर, ठीक है, तो ऐसे केस में भाई बहुत ज्यादा वीआईपी का वीआईपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है मोदी जी, तो ठीक है, तो उनकी सुरक्षा के लिए उनको सुरक्षा घेरे के अंदर जहां पर पहुंचाया जाता तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते, उस क्रिया को क्या बोलते, पुलिस कस्टडी बोलेंगे। अरे तुम मोदी जी को कस्टडी में लोगे, नौकरी प्यारी नहीं है क्या,
हेलो नरेंद्र, पुलिस वाला तो आपके पाँव में गिर जाएगा। देखिए देखिए, एक बार भाई ओझा जी है ना, ओझा जी भाई तगड़ी कॉमेडी करते। ओझा जी मेरे क्या बोले, नो बोले तुम गाड़ी के अंदर जाने लग रहे हो और जो अपनी दोस्ती होते ना, मतलब देखो, मतलब मेन उसका कंसेप्ट ये था कि अपनी दोस्ती हमेशा बड़े लोगों से रखो। छोटे मोटे लोग होते हैं वो भिखमंगे होते हैं, उनसे अपनी दोस्ती मत रखो। ये उनके कथन थे, मेरे नहीं है। उनसे अपनी दोस्ती मत रखो, दोस्ती रखो बड़े बड़े लोगों से, सीएम से, पीएम से, राष्ट्रपति से। मान लिया कि तुम कहीं पर जाने लगे रहे हो गाड़ी लेके और रास्ते में पुलिस वाले ने तुमको रोक लिया, हाँ जी लाओ कागज दिखाओ, और तुमने फोन निकाला और मिला दिया, हेलो नरेंद्र। नरेंद्र बोलती पुलिस वाला तुम्हारे पैरों में गिर जाएगा। साहब 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 ऐसा मत करो साहब, नौकरी मत खाओ साहब, मोदी जी को फोन मिलाने की क्या जरूरत थी साहब, एसपी साहब को मिला देते, उसी के ओ एसपी तो छोड़ो साहब, एसएचओ साहब को मिला देते, तब भी हम छोड़ देते साहब, ये तो गलती होगी साहब। साहब साहब आपके पाँव में गिर जाएगा यार। तो ऐसा रुतबा रखो पार्थ, ऐसा रुतबा। नरेंद्र पुलिस वाला बाहर आ, दो तरह का, मेरा नाम सुरेंद्र है, नरेंद्र का भाई बाढ़ पाड़े ले। देखो भाई, तो ऐसी चीज को क्या बोलेंगे, पुलिस एस्कॉर्ट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, एस्कॉर्ट करना, यानी पुलिस उसका नेतृत्व करते हुए जाने लग रही है कि हाँ भाई जो वीआईपी पर्सन है भाई आगे से हट जाओ सारे जने। ठीक है, ये हमारे सुरक्षा घेरे के अंदर आने लग रहे हैं। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, पुलिस शब्दावली में भगोड़ा या उद्घोषित अपराधी। भगोड़ा का मतलब या उद्घोषित अपराधी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। क्लेम्ड का मतलब हो गया जो जिसकी हमने घोषणा कर दी। ये नहीं सुना कि भाई तुमने बीमा क्लेम कराया है, क्लेम करना मतलब तुमने घोषणा कर दी कि हाँ भाई मुझे बीमे के पैसे चाहिए, उसको क्लेम करना बोलते हैं। ठीक है, तो उद्घोषित अपराधी ऐसा अपराधी जो कि घोषित हो चुका है कि हाँ भाई वो अपराधी है। तो ये किसको बोला जाता है पुलिस शब्दावली के अंदर, जो पुलिस की परीक्षा में फेल हो गया हो, जो जेल की सजा पूरी करके बाहर आया हो, जिसने पहली बार कोई छोटा अपराध किया हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, जो अदालत के समन, यानी अदालत समन जारी करती कि हाँ भाई अदालत के अंदर पेश हो। ऐसे केस के अंदर अगर आप अदालत के अंदर पेश नहीं होते तो अदालत ये समझ लेती कि तुम लोग फरार हो चुके हो और तुम्हारी निष्ठा भी नहीं है कोर्ट के अंदर पेश होने की। ठीक है, तो या वारंट के बाद भी जानबूझकर छिपा हुआ हो या फिर भाग रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, भगोड़ा या उद्घोषित अपराधी हम लोग बोल देते हैं। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, पुलिस थानों में उपयोग होने वाली के का मतलब क्या होता है, यानी कायमी का क्या अर्थ होता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। मेरे को एक चीज और बताओ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं आप लोगों की होनी है 8, 9 और 10 जून को। तो भाई मैं ये सोचने लग रहा हूं, जैसे एसएससी जीडी की तो लगभग आज तारीख कितनी होगी, 18 तारीख होगी है, 19, 20, 21 मान लो जोर मार के, 20-21 मई तक लगभग सभी साथियों का पेपर हो लिया। बहुत थोड़े साथी बचेंगे जिनके लास्ट के मतलब कि लास्ट वीक के अंदर पेपर होगा। 30 मई तक तो हैं ही सारी परीक्षाएं। तो मैं ऐसे सोचने लग रहा हूं कि क्यों ना, मतलब ये चीज तो ये क्लासेस तो चलेंगी, क्यों ना मैं 21 तारीख से मैं और रविंदर सर जो अपने मैथ वाले सर हैं, हम दोनों आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करें, जिसके अंदर बकायदा हिंदी की टॉपिक वाइज रिवीजन मैं करवाऊंगा, जीके की भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले मान लिया आपने अलंकार टॉपिक कर लिया या और टॉपिक, इस तरीके से रिवीजन करेंगे। इसके अलावा मैथ रीजनिंग की जो रिवीजन है वो रविंदर सर करवा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग बोलो तो डेली 4 क्लासें आप लोगों के मुंह के ऊपर फंका दी जाएंगी। ठीक है, उनको डाइजेस्ट करने का काम आपका होगा, अगर आप लोग इस चीज के प्रति बोलो कि हाँ ये चीज करवा दो 21 तारीख से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। आगे चलें, देखो क्या है, के यानी कायमी का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है। पुलिस कर्मियों का अवकाश रिकॉर्ड गलत है, कोर्ट से आदेशों का रजिस्टर, थाने के हथियारों की गिनती गलत है। नए मामले या एफआईआर दर्ज करने की आधिकारिक प्रक्रिया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, के यानी कायमी बोलते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हो, कोई भी नया मामला आपके थाने के अंदर आने लग रहा है, तो जब आप मामला दर्ज करते हो तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को के बोलते हैं या फिर इसको कायमी के नाम से जानते हैं। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, पुलिस थानों में माल खाना का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। जहां पर माल आपका जब्त किया हुआ माल जहां पर रखा जाए उसको माल खाना बोल देंगे। अरे आपने जो भी माल जब्त किया है उसको जिस जगह पे रखा जाएगा उसको माल खाना बोल देंगे, सिंपल, गाल पे डिंपल। और जिसके अभी भी ये बात समझ में नहीं आई उसके पिछवाड़े पे होंगे बड़े बड़े पिंपल, जब भी वो बैठेगा वो फूटेंगे। ठीक
ठीक है, दर्द होगा। तो अपराध से संबंधित जब्त की गई संपत्तियां और साक्ष्यों जैसे हथियार, वाहन आदि को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, जिसका उपयोग है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग माल खाना बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, दो गाड़ियां आपस में भिड़ी, दोनों ने पुलिस में केस कर दिया, तो दोनों गाड़ी थाने के अंदर जब्त रहेंगी भाई, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इनको हम लोग माल खाना बोलेंगे। सारा जो माल हो हमने जब्त करके यहां पर रख रखा है। ओके जी। अगला प्रश्न आता हमारे पास, पुलिस द्वारा किसी मामले में अंतिम रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट है कब लगाई जाती है? भाई अंतिम रिपोर्ट है जी हमारा, अब मतलब हमारे बस का ये सिस्टम नहीं रहा, ये अंतिम रिपोर्ट है जी जज साहब, ठीक है। अब आप ही इस चीज को संभालोगे, ठीक है। अंतिम रिपोर्ट का मतलब क्या, जब पुलिस वाले इस चीज की घोषणा कर दे कि भाई अब ये केस हमारे बस का नहीं रहा, ना तो हमें आरोपित के खिलाफ कोई प्रूफ मिले, ना हमारा इतना ब्योत कि हम लोग इसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर सके, ठीक है, ना हमें इसके खिलाफ कोई गवाह मिला, तो ऐसे केस को इस प्रक्रिया को क्या बोले, इसको बोलते हैं अंतिम रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट। यानी जब जांच में आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत या साक्ष्य नहीं मिलता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट, जो कि क्या पुलिस वालों को कोर्ट के सामने पेश करनी होती है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। अगला प्रश्न आता है, पुलिस बल में सबसे छोटा राजपत्रित अधिकारी का पद कौन सा होता है? बड़ा ही अच्छा और प्यारा प्रश्न पूछा गया है पार्थ, बहुत ज्यादा प्यारा है, बताओ। ओहो, ये आसमान में रहने वाले आज धरती पे कुकर, मैं तेरी खातिर आई सू हेरा रा रा, बता दे आंसर, खातिर तो मैं बता दूंगा किस खातिर आई है। बाकी मैथ की क्लासों के प्रति जो तुम्हारा रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है भाई। मैथ वाले सर तो गाना गाते फिर माची माची हांडू या क्लास लगा के गजबी हैं। देखो भाई, तो राजपत्रित अधिकारी है, ये पद कौन सा होता है पुलिस बल के अंदर भाई? तो सबसे छोटा राजपत्रित अधिकारी यानी गैजेटेड ऑफिसर कौन सा होता है? डीएसपी साहब होते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी पुलिस उपाधीक्षक और सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी भी बोल देते हैं कई जगह। जैसे गुरु अपने हरियाणा की अगर बात करें तो गुरुग्राम फरीदाबाद साइड उसको एसीपी बोल देते हैं, ठीक है। बाकी इलाकों के अंदर उसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी बोल देते हैं। तो ये यहाँ पर इसको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो अलग अलग जगह जगह के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है, जो एसपी से छोटा रैंक होता है, ठीक है, वो हमारा सबसे छोटा राजपत्रित अधिकारी होता है। इससे पहले के जो रैंक हो गया, लाइक एसएचओ हो गया यानी जो इंस्पेक्टर लेवल हो गया, या फिर आप लोगों का सब इंस्पेक्टर हो गया, वो सारे नॉन गैजेटेड ऑफिसरों के अंदर आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, पुलिस शब्दावली में इश्तहार जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाई इश्तहार जारी कराया है पुलिस ने, इश्तहार जारी करने का मतलब क्या होता है? नए पुलिस कर्मियों की भर्ती की सूचना देना, पुलिस विभाग के बजट का विवरण, थाने के अंतर्गत आने वाली गांवों की सूची जारी करना, किसी फरार अपराधी को अदालत में हाजिर होने के लिए सार्वजनिक नोटिस देना यानी इश्तिहार देना, ठीक है। आप सार्वजनिक नोटिस देने लगे हो कि फलाना फलाना एक फरार अपराधी है, अगर तू भाई इस तारीख को तेरे को अदालत के अंदर पेश होना है, अगर तू इस तारीख को पेश नहीं होता, ठीक है, तो तेरे खिलाफ क्या है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा। और फिर अगर किसी दूसरे देश के अंदर भी है तो वहां की पुलिस उठा के लेके आएगी और फिर बैंकर वाले क्लेम लगेंगे कि हाँ भाई ये फरार था, ये पेश भी नहीं हुआ कहने पर, मतलब और भी तकड़ा केस बन जाएगा, गोभी खुज जाएगी, उससे पहले तू पेश हो जा। अगला प्रश्न, पुलिस विभाग में चश्मदीद गवाह है वो किसे कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया। आई विटनेस। आई विटनेस किसको बोलेंगे? जिसने अपराध के बारे में केवल दूसरों से सुना हो? नहीं जी। जिसने अपनी आंखों से अपराध होते हुए देखा हो? बताओ भाई, बिल्कुल सही है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आंखों से अपराध होते हुए देखा उसको बोलते हैं चश्मदीद गवाह, आई विटनेस। आपने अपनी आंखों से देखा कि कांड होने लग रहा है, ठीक है, प्रक्रियाएं चलने लग रही हैं, प्रोसेस आपने अपनी आंखों से देखी है, तो इसी को क्या बोलते हैं? आई विटनेस बोलते हैं पार्थ, चश्मदीद गवाह बोलते हैं। ओके जी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलिस शब्दावली में मजरूब यानी कि इंजर्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए? देखो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मजरूब। हो सकता है आपसे इस तरीके से पूछ ले कि मजरूब जो शब्द है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर नहीं करवाए थे 2 प्रश्न, उसी तरीके से इसको ही पूछ सकता है कि पुलिस शब्दावली के अंदर मजरूब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इंजर्ड। इंजर्ड का मतलब सभी को पता है, जो घायल या चोटिल व्यक्ति होता है उसको इंजर्ड बोलते हैं। तो जिस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया गलत
गलत है। ये तो मैंने साथ में ब्रैकेट में इंसर्ट लिख दिया, अगर मैं यहां पर ये लिख के नहीं लाता, सिर्फ मजरूब लेके आता तो तुमको पता भी नहीं चलता इसका मतलब क्या है। उस व्यक्ति के लिए जो गवाही ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। किसी अपराध या दुर्घटना में घायल या चोटिल हुए व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मजरूब बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, पुलिस डायरी केस डायरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो पुलिस डायरी, जिसको केस डायरी भी बोल देते हैं, इसके बारे में आपको 4 कथन दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दी गई है। कौन सी स्टेटमेंट से यह प्रश्न पूछा गया है? इसे साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। क्या पुलिस डायरी को आप एज ए एविडेंस यानी प्रूफ के रूप में कोर्ट में पेश कर सकते हो? जी गलत है। नहीं, यह सिर्फ होता है किस लिए? थाने के अंदर आपकी एंट्री एग्जिट, आपने कोई केस चलाया है, उस केस के अंदर आपने कैसे कैसे कार्रवाई करी, वह सबसे पहले आपने प्रूफ इकट्ठे करे, सबसे पहले आपने गवाह बुलाए, वो जो प्रक्रिया होती है, वो सारी प्रक्रिया जहां पर लिखी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं केस डायरी। ओके, यानी अभियुक्त को इसे पढ़ने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, गलत है। अदालत इसका उपयोग केवल जांच में सहायता के लिए कर सकती है, साक्ष्य के रूप में नहीं। बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। अदालत क्या कर सकती है? क्या अदालत को भी आगे जैसे जांच करनी हो, अदालत को भी कुछ तथ्यों के ऊपर विचार करना हो, तो पुलिस किस केस डायरी का यूज कर सकती है, लेकिन अपना फैसला सुनाने के लिए एज ए एविडेंस इस केस डायरी का प्रयोग नहीं कर सकती अदालत। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुलिस शब्दावली में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबेयस कॉर्पस, इसको क्या बोलते हैं? हैबेयस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है? यह प्रश्न पूछा है। किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए अदालत का आदेश, यह आपने पॉलिटी के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है, राजनीति पढ़ते हैं आप ही, अनुच्छेद रटते हो क्या? या हैबेयस कॉर्पस का मतलब ये बताया, अदालत याद करो, सुप्रीम कोर्ट कितने टाइप की रिट जारी कर सकता है? उन रिटों के अंदर एक रिट थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी अदालत रिट जारी करती बंदी प्रत्यक्षीकरण को। भाई आप किसी को अगर गलत तरीके से हिरासत के अंदर ले लेते हो, आपने इस बंदे को हिरासत के अंदर कैसे लिया जब किसी ने कोई अपराध भी नहीं किया था, तो उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, पुलिस थानों में दर्ज होने वाले अदम तफ्तीश यानी फाइनल रिपोर्ट अनट्रेस्ड का क्या अर्थ है? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। यानी आप लोगों ने फाइनल रिपोर्ट तो पेश कर दी, ठीक है, लेकिन आपको कुछ भी ट्रेस नहीं मिला, आपको कोई भी प्रूफ नहीं मिला। वही है जो अभी आपने 2 मिनट पहले पढ़ा था, वही है। फाइनल रिपोर्ट नहीं पेश करते, मैंने बता दिया पुलिस शब्दावली के अंदर फाइनल रिपोर्ट किसको बोलते हैं। कोर्ट के अंदर जाके पुलिस वाले कहने लगे रहे हमको तो कोई इसके खिलाफ प्रूफ ही नहीं मिले, ठीक है। तो वही ये है, अपराध तो हुआ है लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी आरोपी का पता ही नहीं चला। इसको क्या बोलते? इसको बोलते अदम तफ्तीश। कांड होया है लेकिन हमको यही नहीं पता चलने लग रहा कि भाई कांड किया किसने है, तो इसको क्या बोलते हैं? अदम तफ्तीश। भाई पुलिस ने पूरा हंगा लगा लिया, ना कोई प्रूफ मिला ना कुछ और मिला जिससे इसी दोस्त के भाई किसी और व्यक्ति ने कांड किया हो, ना कोई आरोपित पाने लगे भाई किसने काम किया है, किसने कार्रवाई बिठाई है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अदम तफ्तीश। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाई पुलिस के अंदर जितना दम था उतनी पुलिस ने तफ्तीश कर ली यानी जांच कर ली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलने लग रहा। अगला प्रश्न है, पुलिस कार्य प्रणाली में रोल कॉल का क्या समय और उद्देश्य होता है? रोल कॉल, ये रोल कॉल ये क्या होता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। रात को गश्त के दौरान अपराधियों की गिनती करना गलत है। अगला, सुबह और शाम को पुलिस कर्मियों की उपस्थिति दर्ज करना और ड्यूटी बांटना, इसी को रोल कॉल बोलते हैं, ठीक है। बस सुबह शाम को जो पुलिस वालों की जो अटेंडेंस लगती है कि हाँ भाई आज कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, इसके अलावा जो उनको ड्यूटी आवंटित की जाती है कि हाँ भाई आज आपको नाके के ऊपर ड्यूटी करनी है, आज आपको उधर मतलब कि जो है कि बोले अगर जो पेट्रोलिंग करनी है उसके अंदर आपको ड्यूटी करनी है, आज वहाँ पर अपराधी को गिरफ्तार करने जाना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको रोल कॉल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न, नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए पुलिस को किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट, दोनों के दोनों। देखो नार्को टेस्ट तो होता है नशे के लिए, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट होता है, आपने नशा किया हुआ नहीं, उसको बोलते हैं नार्को टेस्ट, ठीक है। पॉलीग्राफ टेस्ट आप झूठ बोलने लग रहे हैं, नहीं बोलने लग रहे, तो ये दोनों टेस्ट अगर आपको करवाने तो इसके अंदर 2 बंदों की सहमति की जरूरत होती है। एक तो अदालत की, दूसरी जिस बंदे का टेस्ट होने लग रहा है उसकी, ठीक है। और हर एक बंदा ये टेस्ट करवाने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसको खुद को निर्दोष साबित करना होता है, ठीक है। अगर इन दोनों टेस्टों की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाती है तो बच्चा निर्दोष सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी करेक्ट हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट किया जाने लग रहा है या पॉलीग्राफ टेस्ट या फिर अदालत की अनुमति, दोनों की सहमति की जरूरत होती है। ओके जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, पुलिस रिकॉर्ड में लाल वारंट यानी रेड कॉर्नर नोटिस है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह प्रश्न पूछा। लाल वारंट, रेड कॉर्नर नोटिस मैंने आपको बताया था, जैसे भारत के अंदर कोई व्यक्ति कांड कर गया, जैसे आप लोगों ने देखा बहुत सारे गैंगस्टर वगैरह हैं दूसरे देशों के अंदर बैठ के अपने देश के अंदर कोई ना कोई अपराध या कांड करवा देते हैं, पैसे वगैरह दे जाके किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, तो उनके खिलाफ अदालत रेड कॉर्नर नोटिस जारी करती है। उस केस में क्या होता है कि इंटरपोल होता है। इंटरपोल का मतलब क्या होता है? इंटरपोल ऐसी पुलिस होती है जो हर एक देश के साथ मतलब मिलके काम करती है, ठीक है। अब जैसे भारत की जो पुलिस है वो इंटरपोल से संपर्क करेगी कि हाँ जी इस तरीके से भारत की अदालत ने नोटिस जारी किया है कि ये भगोड़ा अपराधी है, इसे ऐसे ऐसे हमारे देश में कांड करने लग रहा है, इसको पकड़ो। ये जैसे आपने बता दिया भाई ये अमेरिका के अंदर है, ठीक है, तो जो इंटरपोल की पुलिस है वो अमेरिकन पुलिस से कॉन्टैक्ट करेगी, अमेरिकन पुलिस अमेरिका के अंदर उसको ढूंढेगी, जहां पर वो मिले फिर वो वहां से इंटरपोल को सौंपेगी, इंटरपोल वाले फिर भारत को सौंपेंगे, ठीक है। तो यानी अगर तुम कांड करते हो तो कांड की स्थिति में से तुम किसी देश के अंदर भाग जाओ, ठीक है, पकड़े पक्के जाओगे। तो यानी सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए, तब आपका रेड कॉर्नर नोटिस आपका जारी होता है, ठीक है। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट वगैरह और मतलब ये नहीं जारी कर सकती, आपके इंटरपोल ही जारी करता है रेड कॉर्नर नोटिस, कोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो यानी सीबीआई होगी, पुलिस होगी, उसके अनुरोध के ऊपर क्या है इंटरपोल होता है, फिर अदालत भी नोटिस जारी कर देता है इंटरपोल को कि हाँ जी इस तरीके से है, मतलब जैसे अदालत, इंटरपोल तो यार सारे देशों की पुलिस है एक तरीके से, अदालत का इसके ऊपर जोर थोड़ी ना, अदालत तो सिर्फ रिक्वेस्ट करती है, अनुरोध करती है, अनुरोध का होता है रिक्वेस्ट करती है कि हाँ भाई इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करो। ओके जी। अगला प्रश्न होता है, अग्रिम जमानत के लिए व्यक्ति को कहां आवेदन, अग्रिम जमानत किसको बोलते हैं? एंटिसिपेटरी बेल। इसकी हिंदी भी इंग्लिश भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ये क्या चीज होती है? जैसे मान लिया तुम्हारे खिलाफ किसी ने एफआईआर कटवा दी और तुम कोई फेमस हस्ती हो, ठीक है, या फिर तुमको तुम्हारी समाज के अंदर थोड़ी बहुत इज्जत है, तुमको ये लगता है यार गिरफ्तार हो तो बेइज्जती हो जाएगी यार समाज के अंदर, तो उस केस के अंदर जैसे तुम बोल दो अदालत के अंदर जाके, जैसे तुमको पता लगे भाई पुलिस तुमको गिरफ्तार करेगी, तुम पहले से अदालत के अंदर चले गए अपने वकील को लेके और तुम बोल दो कि जज साहब ऐसे ऐसे मेरे खिलाफ एक मामला दर्ज होया है, ठीक, मतलब आपका वकील बोलेगा, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं ना तो कहीं पे फरार होऊंगा, जब भी पुलिस वाले मेरे को बुलाएंगे जांच के लिए या फिर मेरे से पूछताछ करने के लिए, कुछ भी काम के लिए या फिर कहीं पर भी निशानदेही करवानी है, जो भी करवाना है उसके लिए जब भी पुलिस वाले बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा थाने के अंदर, प्लीज मुझे गिरफ्तार ना करने का आदेश दिया जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है। और अगर आपने जैसे छोटा मोटा कांड कर दिया, मतलब कोई इतना भयंकर अपराध कौन कर रखा है, किसी का खून खान कौन कर रखा है, छोटा मोटा आरोप लग रहा है, तो उस केस के अंदर अदालत आपको एंटिसिपेटरी बेल दे भी देती है, क्योंकि आप एक फेमस हस्ती हो, कहां पर भागोगे, यहीं पर रहना है, कहीं पर भी जाओगे जनता ही पहचान जाएगी, पुलिस वाले तो वैसे ही पहचानने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत, ठीक है। और ये मिलने के बाद पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, उसके बाद जैसे पुलिस वाले आपको कोई भी जांच करनी, कुछ भी करना, आपको बुलाएंगे फोन करके, आपको पेश होना पड़ेगा, उनकी जांच में सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे का जिस दिन आप अपराधी सिद्ध हो जाओगे उस दिन आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बस इतनी सी कहानी है। केवल स्थानीय पुलिस थाने के अंदर गलत है, डीजीपी गलत है, सिर्फ हमारे जो सत्तर न्यायालय, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर आप लोग है अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, चोरी और लूट में पुलिसिया दृष्टिकोण से मुख्य अंतर क्या है? चोरी और लूट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? देखो, लूट तो की जाती है गन पॉइंट के ऊपर, जैसे 4-5 अपराधी है थाने के अंदर, उसके अंदर सॉरी क्या बोलूं, बैंक के अंदर पहुंच गए, बंदूक लगा दी कि भाई इतने पैसे नहीं देगा कैशियर तो तेरे को उड़ा देंगे, तो वो तो होगी लूट। चोरी आप बिन बताए पैसे लेके जाए, मतलब फर्क इतना है, लूट के अंदर बता के सामने से पैसे लेके जाओगे बंदूक रख के, ठीक है, चोरी के अंदर छिपमा तरीके से पैसे लेके जाओगे, इतना ही फर्क। यानी लूट के अंदर क्या तत्काल मृत्यु या चोट का भय दिखाकर संपत्ति ली जाती है, जबकि चोरी गुप्त रूप से की जाती है, यही फर्क। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, हवालात और जेल में क्या बुनियादी अंतर? मैंने बताया था हवालात किसको बोलते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर जो एक लॉकअप बनी होती है उसको हवालात बोलते हैं, ठीक है। वो किस लिए बनाई जाती है? जैसे मान लिया तुमने कोई कांड कर दिया और तुम भागने की फिराक में, तो पुलिस जब तक तुम अपराधी सिद्ध नहीं हो जाते या फिर अदालत जब तक तुमको जेल के अंदर भेजना नोटिस नहीं देती, तब तक पुलिस तुमको रोकने के लिए, तुम्हारे ऊपर काबू पाने के लिए तुमको हवालात के अंदर रख देती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लॉकअप। और प्रिजन यानी जेल किसको बोलेंगे? जेल बोलते हैं जब आपकी सजा, यानी जब कोर्ट आपको भेज देता है कि हाँ भाई ये इस तरीके से अपराधी है, या फिर कोर्ट बोल दे कि हाँ जब तक जांच चलेगी इसको जेल के अंदर रखो, तो उसको जेल बोलेंगे। यानी दोनों के अंदर फर्क है। हवालात पुलिस स्टेशन में होती है, जेल अलग पूरी जेल होती है, पूरा डिपार्टमेंट होता है। हवालात पुलिस थाने में होती है, अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है, जबकि जेल न्यायिक विभाग के अधीन होता है, स्थायी, यानी कि कोर्ट के अधीन होता है जेल,
कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसी व्यक्ति को जेल के अंदर डाला जाएगा। जेल से बाहर भी कोर्ट के ऑर्डर से आओगे, बिना कोर्ट के ऑर्डर तुम जेल के बाहर भी नहीं आ सकते। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, पुलिस शब्दावली में पीओ है, पीओ का क्या अर्थ होता है? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। पुलिस ऑफिसर, पोस्ट ऑफिस, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या प्रोबेशन ऑफिसर। किसको बोलेंगे? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी घोषित अपराधी जो कि कानून से भाग रहा। अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया था, ऐसा अपराधी जो कि कोर्ट ने भी घोषित करके भाई भगोड़ा है, इसको पकड़ो, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोलते हैं। ठीक है जी, क्लेम लग गया इसके ऊपर। अगला, पुलिस रिकॉर्ड में केएफ का मतलब क्या होता है? केएफ, जैसा कि आप लोगों को फुल फॉर्म ही दिखाई देने लग रही, फुल फॉर्म भी तुमको बकायदा याद होनी चाहिए। नॉन फेलोन या क्रिमिनल, यानी ज्ञात अपराधी, उसको केएफ बोलते हैं। भाई ऐसा अपराधी जो कि मतलब जिसको सब लोग जानते हो, भाई हाँ भाई इसने अपराध, जैसे आज के दिन में लॉरेंस बिश्नोई है, ठीक है, जेल के अंदर है, मतलब कि बहुत सारे उसके ऊपर आरोप भी लगे हुए हैं, तो वो क्या है? वो एक ज्ञात अपराधी है, ऐसा अपराधी भाई जिसको सब लोग जानते हैं, ज्ञात है सबको वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी लावारिस शव को शिनाख्त के लिए पुलिस सामान्यतः कितने घंटों तक सुरक्षित रखती है? मान लिया कोई लावारिस शव है, भाई कोई नहर के अंदर डूबा हुआ व्यक्ति मिल गया, पुलिस उसको उठाती है और उस शव की शिनाख्त के लिए ऐसे मतलब अखबार के अंदर निकलवा दे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे एक लाश मिली है, कोई किसी का हो तो भाई आ जाओ पहचान कर लो। शिनाख्त का होता है पहचान करना। तो पुलिस मैक्सिमम उस शव को है 72 घंटे तक अपने पास रखती है। ठीक है, 72 घंटे में अगर कोई उसका लेने वाला आ गया, जानकार गो भी घरवाला जो भी आ गया कि हाँ भाई ये तो हमारा ही उलैद है या वो है, तो उसको शव सौंप दिया जाता है। आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा बाकायदा, और अगर नहीं मिला तो पुलिस वाले खुद उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। ओके ओके जी। अगला प्रश्न आता है, सर्च मेमो पर किसके हस्ताक्षर होना कानूनी रूप से निवार्य? सर्च मेमो का मतलब जैसे आपके खिलाफ कोई सर्च वारंट जारी हो, मेमो का मतलब ये होता है। ठीक है, तो केवल आरोपी के जांच अधिकारी और कम से कम 2 स्वतंत्र गवाहों के, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको आईओ बोल देते हैं, ठीक है, उसके और कम से कम जो 2 स्वतंत्र गवाह हैं उनके साइन होने जरूरी है सर्च मेमो के ऊपर। ओके जी। अगला प्रश्न है, दंगा, दंगे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रायोटिंग, इसको भी याद रखना। ठीक है, तो दंगा यानी रायोटिंग घोषित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? भाई इस व्यक्ति ने दंगा किया है तो इसके लिए कम से कम कितने व्यक्ति? कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर आप मिलकर कोई भी कांड कर देते हो तो उसको दंगे की श्रेणी के अंदर गिना था, भाई इसने दंगा फसाद किया है। जैसे भी आपने लद्दाख के अंदर देखा हुआ, लद्दाख के अंदर भी साल एक पहले की बात है, वो था तो उनका क्या नाम था, वो 3 इडियट्स फिल्म में जिनका रोल निभाया गया था, अरे नाम भूल गया, रणछोड़ दास कुछ ऐसा ना, रेंचो बोलिया करते जिस थी। ठीक है, वो अभी वहां पर क्या नाम है, लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट करने लग रहे थे। ठीक है, और प्रोटेस्ट करने लगे तो क्या है, मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हुए थे, 5 से तो अधिक ही थे, मतलब 500,000 लोग तो होंगे। भाई हमारे लद्दाख के अंदर ये जो मतलब जो भी सिस्टम था, मतलब सरकार करने लगे, पता नहीं क्या था, मतलब मेरे को एग्जैक्ट मामले नहीं पता। तो उस केस के अंदर भाई वो उधर आंदोलन करने लग रहे थे, तो कुछ लोगों ने क्या था, बीजेपी का कार्यालय जला दिया लद्दाख के अंदर। भीड़ उगर होगी भाई, उनकी बात नहीं माने जाने लगे, 14-15 दिन से भूख हड़ताल पे पड़े थे। तो ऐसे केस के अंदर क्या हुआ, पुलिस ने उनको दंगा फसादी